Good morning. Good morning. Is the audio video fine? Pranam, pranam. Good morning. All good. Okay. Good morning. Good morning. Okay. ठीक है. I'm sharing my screen now. स्वागत स्वागत. So इससे यही है ना सबका चैप्टर? Socialism in Europe and the Russian Revolution. Hello, hello. Good morning. Okay. ठीक है. बढ़िया. सो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने देख लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स. फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए, जो भी यहाँ पे हम लोग चीजें देखेंगे उसको रिलेट कराने की कोशिश करेंगे इंडिया से, कि वो इंडिया से कैसे हम लोग रिलेट करा सकते हैं. ठीक है. और ऐसी कौन सी वर्ल्ड इवेंट रहा जिसने इंडिया को या इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसको अपने तरीके से प्रेरित किया. केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट में नहीं, आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो पार्ट बना. जैसा कि हम लोग ने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें जो हम लोग देख, सोवर्निटी, फ्रेटर्निटी, ये हम लोग जो देख रहे थे, अधिकार जो इंसान के हैं, वो राइट्स ऑफ मैन जो बात हुई थी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आती है. गुड मॉर्निंग सभी को. तो कुछ ही देखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेवल है वो अभी बहुत ही ऊपर नीचे है. तो यहाँ पे आपको यूपीएससी के लिए अलग तरीके से पढ़नी पड़ती है. उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए. लेकिन अगर यूपीपीएससी की बात करी जाए तो आपको अलग से कोई किताब नहीं लेनी है. एनसीईआरटी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री करा देगा. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ही करा देगा. आपको अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री की. ये चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए अलग से लेना पड़ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको कोई नीड नहीं है. जितने इवेंट्स हैं अभी हमने बता दिया कैसे आपको क्या क्या चीजें समझनी है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. गुड मॉर्निंग सभी को. पेज नंबर कैसे हम बता दें? सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, देख लो सेकंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन. सेकंड चैप्टर है ये. चलिए देखिए, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है. जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सवाल इस पे बनते हैं. तो एज ऑफ सोशल चेंज, एज ऑफ सोशल चेंज, जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए भी काम आ जाएगा. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था किस तरीके से जो आइडिया थे, काहे के आइडिया थे, फ्रीडम, इक्वलिटी. ध्यान रखिएगा, फ्रीडम इक्वलिटी जैसे ही आए तो आपके खट से दिमाग में आना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इससे पहले हम लोग ने देखा था कि जो आइडिया थे फ्रीडम एंड इक्वलिटी के, पूरे यूरोप में फैल गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. तो हम लोग एक चीज देखते हैं क्या, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने क्या किया कि जो यूरोप में, देखो क्या हो रहा था उस टाइम पे, यूरोप में बड़े पैमाने पे राजा, ठीक है, मोनार्क का रूल था ज्यादातर यूरोप की सोसाइटी में. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आग लगी यूरोप में, वो आग बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में भी फैल गई, बाकी के भी यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई. इसका क्या मतलब है? मतलब वहां की भी जनता को लगा, वहां पे भी जो सोसाइटी है उनको लगा कि हम
यहाँ पे राजा के खिलाफ, जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। जिस तरीके से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है, जैसे वहां पे था नहीं, स्टेट 1 2 3, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, क्लर्गी था, नोबेल क्लास था, फिर बिजनेस और पीजेंट्स क्लास थे थर्ड स्टेट में। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे सिस्टम हो रखा था। तो एज यू हैव रेड, बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स, एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। ये हम लोग ने इससे पहले वाले चैप्टर में देख लिया। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जस्ट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि इससे पहले हम लोग ने देखा क्या कि सोसाइटी स्टेट्स में बटी हुई थी, और वहां पे ऑर्डर कौन देता था, इससे जो ऊपर ही स्टेट को बिलोंग करते हैं। और यहाँ तक हम लोग ने समझा था कि उन लोग तो टैक्स ही नहीं देते हैं, ये तो जो थर्ड स्टेट है वही टैक्स देता है। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। और जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो यहाँ लोगों को एक आस लगती है कि हाँ, सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। हमने आप लोग को बताया भी था, इंडिया में जैसे राजा राम मोहन रॉय और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसे दिया जा सकता है, सोशल पावर किसके हाथों में होनी चाहिए, सत्ता किसके हाथों में होनी चाहिए, राजा के हाथों में होना सही होगा, नहीं, क्यों नहीं सही होगा। तो इस पे एक डिस्कशन चलने लगा यूरोप और एशिया में। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. बड़े पैमाने पे अब यहाँ पे डिस्कशन डेलिब्रेशन होने लग गए। इंडिया में बात करें, राजा राम मोहन रॉय और हेनरी विवियन डिरोजियो, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की काफी वार्ता करी, काफी बातें करी इसके ऊपर। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉलोनीज थी, चाहे फ्रेंच कॉलोनी रही हो चाहे ब्रिटिश कॉलोनी रही हो, ये आइडियाज सोसाइटी में चेंज लाने लगेंगे अब धीरे धीरे। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखिए हर कोई यूरोप में नहीं चाहता था, बहुत, अब यही पूरा सीन है, मैटर है, यही समझना ध्यान से। देखो सोसाइटी क्या, घर में ही हर एक जैसा इंसान नहीं होता है, आप लोग समझ रहे हो, घर घर में भी यही होता है। एक की पर्सनालिटी दूसरी होगी, दूसरे की पर्सनालिटी दूसरी तरीके से होगी। तो जब घर में एक जैसे लोग नहीं रह सकते, जैसे बोला नहीं जाता हमारी उंगलियां बराबर नहीं है, वही वाला सीन। तो ऐसे ही यूरोप के कई पार्ट्स में क्या था कि वहां पे जो सोसाइटी थी, दैट डू नॉट हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें से काफी लोग थे जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का नहीं चाहते थे। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. अब दोस्तों क्या सीन है, सीन ये है, रिस्पॉन्स जो सत्ता को बदलने का एक गोल है, वो कुछ लोगों का मानना है कि धीरे धीरे शिफ्ट होता है, धीरे धीरे शिफ्ट होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे सोसाइटी में। लेकिन एक दूसरा क्लास है जो कि रैडिकल है, रैडिकल तुरंत के तुरंत सत्ता को पूरी तरीके से परिवर्तित करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव्स हैं, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all times. अब दोस्तों इन्हीं पे सब डिस्कशन चलेगा। इनमें से कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे। समय के साथ इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी चेंज होती रही है, समय के साथ, स्पेस के साथ। किसी कंट्री में इसका कुछ और मीनिंग हो सकता है, दूसरी कंट्री में इन सब का कुछ और मीनिंग हो सकता है। इंटेंसिटी, बदलाव लाने की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो भी इसमें सब में अलग अलग है। कंजर्वेटिव्स ठीक है, जो प्रेजेंट सिस्टम है ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट होगा, चेंज होगा। लिबरल्स
ठीक है, चेंज लाना चाहते हैं लेकिन सत्ता को गिरा विरा के नहीं, चेंज लेकिन लाना चाहते हैं जल्दी ही कंजर्वेटिव से। रेडिकल्स एक्सट्रीम फॉर्म है, जो ज़्यादा जल्दी चेंज लाना चाहता है, चाहे उनके लिए उसको कोई भी मेजर करना पड़े। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we'll focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. तो अभी आने वाले जो अब लेक्चर्स चलेंगे इस किताब में, यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो क्या होगा, अब यही ये कुछ जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं दुनिया में अलग अलग जगह पे वो पढ़ेंगे हम लोग, और कैसे सोसाइटी में बदलाव लाते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को और उन्होंने कैसे सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया। दो द रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रशिया वाला बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अब इस पे बात करते हैं। सो वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वाज द लिबरल्स। तो एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा तबका सोसाइटी का जो कि बदलाव लाना चाहता था, लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हो, ऐसा राष्ट्र चाहते थे। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. जैसे ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया स्पेन फेवर्ड कैथोलिक चर्च। तो यहाँ भले क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी डिवीजन था। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, but it is the society. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. देखो ये थॉट आ रहा है इनके दिमाग में। लिबरल्स चाह रहे हैं जो राजा महाराजा है इनकी पावर, जो अनकंट्रोल्ड पावर है उसको लगाम लगाई जाए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। चाहते थे लोग हैं जो लोग हैं वहां पे होता क्या था पंकज, एक तो जो क्रिश्चियनिटी को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी दो ब्रांचेस हैं, दो क्या काफी ब्रांचेस है, बट एक सुना होगा प्रोटेस्टेंट, वो थोड़ी लिबरल फॉर्म है। ऐसे ही हर चर्च का जो रीति रिवाज है, रिचुअल है, वो अलग अलग करता है। जीसस क्राइस्ट एक होने का ये मतलब नहीं है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में तो अपने यहाँ भगवान ही अलग है, उनके यहाँ पे एक गॉड होने का ये मतलब नहीं है कि उनके नीचे सब एक जैसे रहेंगे। रिचुअल प्रैक्टिसेस ये डिफर कर जाती है। कितना कोई कोर क्रिश्चियन है, कोई लिबरल क्रिश्चियन है, इसमें भी बटा हुआ है क्रिश्चियनिटी। दे वांटेड टू सेफगार्ड्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो लिबरल्स थे दे वांट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए कि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे जो कुछ राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल के कुछ राइट्स हैं उनको कम से कम प्रोटेक्ट किया जा सके सरकार से कम बोलने का अधिकार, उनको सभी को एक समान तरीके से कानून के सामने उनको पैरवी उन पे सबको एक जगह पे एक साथ डिसीजन सुनाया जाए, सबको एक जैसा समझ के। ये सब कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो इंसान के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, होनी चाहिए। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and officials. तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, और एक बहुत वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो जो कि पार्लियामेंट से अलग हो, सो दैट जो लॉज है उनको अच्छे से इंटरप्रेट किया जा सके, कानून के विधि के साथ ही यहाँ पे पूरा शासन हो, कोई राजा महाराजा की अनलिमिटेड पावर ना हो। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. तो इतनी बातें जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब इधर नीचे आए तो अपने को समझ में आया कि ये तो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि वोट सबको नहीं देना चाहिए, मताधिकार सबको नहीं देना चाहिए।
जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं मेन को देना चाहिए, विमेन को वोट ही नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ जो गलत उनकी धारणा रही वो देखा हम लोग ने। इन कंट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स का क्या मानना था कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो यहाँ की जनता का हो। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट्स। तो सफ्रागेट का मीनिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हो, हाँ, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, दिस इज नोन एज सफ्रागेट मूवमेंट। जैसे सफराज होता है, सफराज उसी से बना हुआ है सफ्रागेट। तो रेडिकल्स का मानना था कि महिलाओं को, मेनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट्स, जो उस समय महिलाएं अपने वोट के लिए मूवमेंट छेड़ रही थी, तो काफी रेडिकल्स ने इनको सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। देखो, लिबरल्स ने जो लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको जो प्रिविलेज दी जा रही है उस पर कुछ नहीं उन्होंने बोला, लिबरल्स ने, उन्होंने कहा ठीक है ये। लेकिन रेडिकल्स ने इस चीज को भी कहा ये गलत है, जो इनको प्रिविलेजेस और इतना आपने सर्टेन राइट्स, स्पेशल राइट्स दे रखे हैं लैंड ओनर्स को, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, इनको भी खत्म करो। रेडिकल्स ने ये कहा। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। दोस्तों, रेडिकल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनको ये नापसंद था कि कुछ लोगों के हाथ में ढेर सारी प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे अभी वो कौन था बताइए, जो आ, ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाया था इलाहाबाद में, लखनऊ में नेता था, उसकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही थी। लखनऊ में, इलाहाबाद में मॉल वगैरह खूब तोड़े गए थे। अतीक अहमद। अच्छा वो बताओ, आ, क्या सरकार को प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मॉल, घर तोड़ने का अधिकार है? कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? पेपर में आता रहता है। कानून का नाम पता है? किसके तहत ये कार्रवाई होती है? कल हम मॉक इंटरव्यू के लिए गए थे, तो हमसे नहीं, एक मेरा दूसरा था वहां पे, एक जनाब थे, उनसे पूछा गया था, उनसे पूछा गया था। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड। अब हम लोग ने देख लिया लिबरल्स, लिबरल्स वी हैव डन, रेडिकल्स वी हैव डन, नाउ कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स की अगर बात करी जाए, दे वर अपोज्ड टू बोथ द आइडियाज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स आल्सो। कंजर्वेटिव्स को ना ही रेडिकल पसंद थे ना ही लिबरल्स पसंद थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो इवन कंजर्वेटिव्स हैड चेंज देयर माइंड्स, कि इनको भी लगा यार हाँ बदलाव तो लाना चाहिए। बट अर्लियर अगर बात करी जाए, कंजर्वेटिव्स मतलब जैसा चल रहा है ट्रेडिशन में वैसे ही चलने दो, कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इनको भी लगा कि नहीं यार, थोड़ा बदलाव की तो जरूरत है। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। कंजर्वेटिव कौन है? कंजर्वेटिव वही है जो बदलाव को मना करें। बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable, रोका नहीं जा सकता है कुछ चेंज को, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग को, और जो चेंज है स्लो प्रोसेस है, आराम से होगा।
Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. Such differing ideas. ये जो आपने अलग अलग आइडियाज देखे सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनमें क्लैश होता है. अपने इंडिया में भी क्लैश हुआ था ना, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, यही तो सीन है. मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का पहले सीन हुआ था. इसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये रशियन रिवॉल्यूशन और ये सब काफी फेमस हो गया, तो अपने यहाँ पे एक और रेडिकल फॉर्म आ गया, एक्सट्रीमिस्ट का एक और रेडिकल फॉर्म आ गया था, इनको कि रिवॉल्यूशनरी कहा जा सकता है. रिवॉल्यूशनरी एक और फॉर्म आ गया था. तो इस सोसाइटी में सब बदलाव लाना चाह रहे हैं. गांधी जी का वाला कोट याद करिए, मीन्स और एंड, जो हमने पढ़ाया था, मीन्स और एंड. एंड सबका सेम है, एंड सबका सेम है, यहाँ मीन्स की बात हो रही है. तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, और यही कभी कभी क्लैश हो जाते थे आपस में, यही जो है क्लैश हो जाते थे कभी कभी आपस में. तो ऐसे ही वहां पे भी हो रहा है. द वेरियस अटेम्प्ट्स at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो आगे जाके क्या है कि यहाँ पे जब उथापथल होगी यहाँ पे, तब सबको अपना लिमिट और अपना पावर समझ में आ जाएगा. कंजर्वेटिव्स की पावर और लिमिट, लिबरल्स की पावर और लिमिट, रेडिकल्स की पावर और लिमिट, ये समझ में अपने आप आ जाएगा. यस. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोसाइटल चेंज. These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and industrial revolution occurred. दोस्तों जिस टाइम की, जिस सोसाइटी की बात हो रही है, वहां पे बदलाव आ रहा है, बड़े पैमाने पे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं. ये ऐसा समय है जब नए नए शहर बस रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन आ रहे हैं, रेलवे एक्सपैंड हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर की जरूरत है, कहाँ से आएगा? हिंटरलैंड से आ रहा है. लोग माइग्रेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, फैक्ट्री में आ रहे हैं, उसके पास आसपास रह रहे हैं. मेन, विमेन, चिल्ड्रन. वर्क आवर्स आर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस आर पुअर. 12 12 14 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, वेज उतनी नहीं मिल रही. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, particularly during times of low demand for industrial goods. इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इतनी नहीं होगी तो जॉब से खुद खट से निकाल देंगे, कुछ सोचेंगे थोड़े ना. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन एट दैट टाइम. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स इन टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. अगर ये अगर कुछ आपने एटीज की, मतलब 1810 से 1850s 1860s, ऐसा कुछ देखा है, अर्ली 20th सेंचुरी टिल यहाँ तक अगर बात करी जाए, 1910 1920 1930s. तो यहाँ पे अगर आप देखो सोसाइटी में क्या है, लोग बहुत अच्छे से, मतलब कोई बहुत बड़े बड़े शहर नहीं आ गए. कुछ लोग हैं जो कोर, जो मतलब सही से रह रहे हैं. बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पे नहीं रह रहे हैं. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स. जैसे आज के टाइम पे स्लम्स हम लोग बात करते हैं, तो वो वहां पे उस समय स्लम्स हो रहे थे शहरों में, जहाँ पे रहने खाने की कंडीशन अच्छी नहीं थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. लिबरल्स और रेडिकल्स ने ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए समाधान सोचा. ये देखिए, लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय कंटेम्प्रेरी. पेंटिंग है बेसिकली. देखो सोसाइटी में कैसे क्या था. काफी मूवीज और काफी सीरीज में बिल्कुल सेम यही दिखाया गया उस टाइम का. इस समय तो हम पीकी ब्लाइंडर्स देख रहे हैं, तो बिल्कुल यही है रिप्रेजेंटेशन. ऐसे ही सब कॉस्ट्यूम पहनते थे, ऐसे ही पब होते थे, ऐसी लोकेलिटी थी. कुछ उस समय सच इतना ज्यादा सब लोग बोल दो प्रॉस्पेरस थे जैसे आज के टाइम पे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता था.
ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल्स की थी, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इनमें से जो ओनर्स थे वो लिबरल और रेडिकल खुद ही थे, और ये ज्यादातर प्रॉपर्टी ओनर थे और एम्प्लॉयर थे जो एम्प्लॉय देते थे। दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे इंडिविजुअल ही अपने लेवल पे इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है। उस टाइम पे स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है? और कोई इसको मतलब रूल एंड रेगुलेशन कोई ऐसे रोक भी नहीं रहा है, अपनी अपनी सब इंडस्ट्री खड़ी करे दे रहे हैं। आगे जाके यही तो कैपिटलिस्ट मूवमेंट है, यही तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। क्यों? यही तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जहां पे इंडिविजुअल इंडस्ट्री खड़ी करे दे रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सरकार इतना ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर रही है। तो ये यूरोप में स्टार्ट हुआ, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां का यूरोप का है, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इनिशिएटिव लिया, लोगों ने इंडस्ट्री खड़ी करी, इसीलिए वो लोग हम लोग से आगे हैं। यहाँ पे भी अगर उस टाइम पे ऐसा हो जाता तो अपना भी विकास हो चुका होता। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. ये देखिए उस टाइम पे विचार इनके। इन्होंने अपना पैसा कैसे कमाया है? Having made their wealth through trade and industrial ventures, इनको लगा कि ऐसी चीजें इंकरेज करनी चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह की, इससे जो बेनिफिट है लोगों के साथ साथ इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता है, हेल्दी सिटीजन्स होंगे, एडुकेटेड होंगे। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. Opposed to the privileges of old aristocracy had by birth, इससे पहले क्या था? जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था, एरिस्टोक्रेट थे, जो राजा के लिए काम कर रहे थे, उनको तो सर्टेन राइट्स और प्रिविलेजेस दिए हुए थे, लेकिन इनका ये मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट बहुत मायने रखता है। इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, इंडिविजुअल लेबर जो मेहनत कर रहा है, और एंटरप्राइज, एक नया करने की क्षमता। If freedom of individuals were ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. देखिए इन्होंने क्या कंडीशन बताई है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने बोला है फ्रीडम, अगर लोगों को स्वतंत्रता मतलब दी जाएगी, लोग फ्रीडम उन लोग को दी जाएगी तो लोग अच्छा कर सकते हैं। अगर जो पुअर क्लास है वो मेहनत करें, और जिनके पास कैपिटल है, मनी है, वो अपना काम बगैर किसी बाधा के, कैपिटल, दोज विद कैपिटल वुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, किसी बाधा के अगर ये लोग अपना काम कर सकते हैं, तब इनका मानना था सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। यही हो ही रहा था उस टाइम पे यूरोप में, ये लोग कर ही रहे थे। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो जो men and women सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे, उन्होंने रेडिकल और लिबरल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उन्हीं के साथ मूवमेंट करते थे। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. इनमें से कुछ जो राष्ट्रवादी थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, ये जो यूरोप में 1815 में सत्ता जिस तरीके की थी सोसाइटी में, उसमें चेंज लाना चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, यहाँ पे काफी लोग रिवॉल्यूशनरी हो गए, जो कि चाहते थे कि हम यहाँ पे जो राजा राज कर रहा है, जो मोनार्क है, इसको यहाँ से उखाड़ फेंके। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. नेशनलिस्ट इन लोगों ने बात करी यहाँ पे कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सारे अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट दे। इन 1815
Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. Giuseppe Mazzini, इटली का, अभी इसको हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नेशनलिस्ट जिसने इटली में मतलब बहुत ही भयंकर वेव लाई बदलाव की, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, perhaps one of the most far reaching visions of how society should be structured was socialism. अभी तक हम लोग देख रहे थे कुछ थोड़े बहुत आइडियाज सोसाइटी में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए. इनमें अगर बात करी जाए, एक बहुत ही जो फार रीचिंग विजन था, बहुत दूरगामी विजन था, वो ये था कि सोशलिज्म पे बेस्ड होनी चाहिए हमारी सोसाइटी. तो बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फैल गया यूरोप की सोसाइटी में. सोशलिज्म सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट अभी फैला है. कॉन्सेप्ट अभी कहीं प्रैक्टिकल तौर पे कुछ नहीं हुआ है, एज अ कॉन्सेप्ट फैल गया है. सोशलिज्म वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये देखो, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. इससे पहले जो अभी हम लोग विचार देख रहे थे, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई वैसा नहीं था. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए विद इन फ्यू हैंड्स, रेडिकल्स का मानना था. लेकिन यहाँ सोशलिज्म क्या है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल इल्स ऑफ द टाइम. इनका ये मानना था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वही सारी जो बुराइयां हैं समाज में व्याप्त, उसके लिए उत्तरदायी हैं. वाई 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 सच सो वाई दिस थिंकिंग. Individuals owned the property that gave employment, but the proprietors were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. दोस्तों, जब यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर लैंड भी है इसी में इंक्लूडेड. काफी सेक्शन है जो एग्रीकल्चर लैंड को भी रखता है, लेकिन उस पर किसानों को कह देता जाओ तुम इस पे काम करो. तो यहाँ पे दोनों है प्रॉपर्टी का मतलब. तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी, वाई प्रॉपर्टी, वाई प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ ऑल एल्स. वाई? बिकॉज जो इंडिविजुअल हैं जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को इस पे काम करने के लिए. इनका तो खूब मुनाफा होता है, प्रॉफिट, कायदे का प्रॉफिट होता है. लेकिन क्या ये लोग इनकी देखभाल करते हैं? क्या इन लोगों का वेलफेयर की बात करते हैं? बताओ. आपके यहाँ अगर किराएदार है, दुकान खोली है किसी ने, तो आपको तो पैसा मिल रहा है. आपको तो पैसा मिल रहा है. क्या आप उनकी देखभाल के लिए भी कुछ करते हो? क्या आप उनकी देखभाल के लिए कुछ करते हो? ऐसे ही गांव में देखो, खेत वगैरह आपके ढेर सारे हैं, लेकिन आपने बटाई वगैरह पे दे रखा है, अब जो भी सिस्टम है आपने किसानों को वहां दे रखा है. क्या आप किसानों के वेलफेयर की बात करते हो? आपको तो अनाज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है. ये वो बात है. अरे हो ना, सब लोग सो गए क्या? बड़ा सन्नाटा क्यों है? आवाज यार बोलते रहा करो आप लोग. बड़ा. सौरभ भी नहीं बोल रहे आज तो. सौरभ, ठीक है सब कुछ? हाँ, मुझे लगा एक नींद मार लिए. अच्छा, काफी लोगों को मेरी आवाज से ही नींद आने लगती है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे है कि क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, सोशलिस्ट वालों ने कहा कि ये सही नहीं है. चलो आगे देखो. So if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it.
देखो ये तो होता ही है, हर सब्जेक्ट का अपना एक इंटरेस्ट है हर सब्जेक्ट, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ही है सारे सब्जेक्ट्स को। बट स्टिल एनसीईआरटीज आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एज अ स्टोरी फॉर्म में अगर देखा जाए। चलिए, हाँ तो इनका क्या मानना था सोशलिस्ट का? सोशलिस्ट का ये मानना था कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की जगह कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एक कोई सिस्टम इन सबको कंट्रोल करे, सो दैट जब इस पे लोग काम करेंगे तो उनके सबके भले के लिए वो सिस्टम सोच सकेगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है ए की, ये प्रॉपर्टी है बी की, ये प्रॉपर्टी है सी की, तो ऐसा नहीं हो, इन सबको एक कोई सिस्टम अपने में ले ले, ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे काम करें, अब इनके हम सोशल बेनिफिट की, सोशल इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, राइट। तो ये बात है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? एक ऐसा समाज प्रॉपर्टी ना हो कैसे काम करेगा? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? क्या आधार रहे, क्या आधार रहेगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट के जो विजन है कि फ्यूचर में क्या क्या है, वो सब अलग अलग है, डिफरेंट विजन है। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स, कुछ कॉपरेटिव्स को सोचते हैं, कुछ आइडिया ऑफ कॉपरेटिव को सोचते हैं। अब इसे हम लोग देखेंगे। रॉबर्ट ओवन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. इंडिया में सोशलिस्ट की यही सोच थी क्या, या कुछ डिफरेंस था? बोल के तभी पहले सोच सबकी समझ लो, क्योंकि सोशलिस्ट के भी अलग अलग वर्जन है ना, वही पहले समझ लो तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी मार्क्स वगैरह को आने दो, अभी वही बता रहा है, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। तो एक का मानना था आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। सो रॉबर्ट ओवन जनाब हैं, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी खड़ी करी न्यू हार्मनी नाम से, इन इंडियाना, यूएसए। अदर सोसाइटीज फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a wide scale, only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. कॉपरेटिव्स के बारे में अभी बता रहा है, तो एक ने तो इंडिविजुअल लेवल पे खड़ा कर लिया कोऑपरेटिव, लेकिन काफी लोगों का मानना था इंडिविजुअल लेवल पे कोऑपरेटिव मास स्केल पे नहीं कर सकते हो, तो सरकार को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुई ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divide the profits according to the work done by members. ये है cooperatives का concept, ये है cooperatives का concept। नहीं नहीं पंकज, इंडियाना इज अ सेपरेट स्टेट इन द यूएस, वेस्ट इंडीज की बात नहीं हो रही है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एक का मानना था कि इंडिविजुअल लेवल पे कोऑपरेटिव खड़ा कर देते हैं, एक का मानना था बड़े स्केल पे अगर आपको करना है तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स में क्या है, ये क्या करेंगे, लोग यहाँ पे कई लोग यहाँ आके गुड्स एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो अपने काम के अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। अमूल कोऑपरेटिव बेस्ड है, अमूल। क्या होता है अमूल में, क्या होता है मॉडल में, अमूल में क्या होता है बताओ? कोऑपरेटिव्स कैसे लाओगे इसमें बताओ? इंडिया का सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है अमूल का, कोऑपरेटिव, सबसे पहले उसी में कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ। बताओ क्या होता है इसमें? यस,
यस, मिल्क की क्वालिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। गुड, मिल्क की क्वालिटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। सब किसान जो हैं यहाँ आके अपना दूध जो होता है वो सब कलेक्ट करा देते हैं फैक्ट्री में। उनके दूध की क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाता है। तो अमूल को रॉ मटेरियल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनको खुद का कुछ नहीं करना, उनको ऑलरेडी रॉ मटेरियल की सप्लाई किसान कर देते हैं ढेर सारे नंबर्स में। तो कॉपरेटिव्स है, ढेर सारे इंडिविजुअल्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स। नाउ कॉपरेटिव्स हमने देख लिया, आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स, उसके दो वर्जन देख लिए, इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे क्या है। कार्ल मार्क्स 1818 1883 एंड फ्रेडरिक एंगल्स 1820 1895 एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब इनके आइडियाज देखो। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रीज वगैरह थी उस टाइम पे, इंडिविजुअल ने इंडस्ट्रीज खोली रखी थी, काम कर ही रहे, तो सोसाइटी में पले बड़े, ये सब देखा इधर उधर, उन्होंने स्लम देखा, वर्किंग कंडीशंस देखी, देख रहे हैं कि घंटों घंटों काम कर रहे हैं, वेज नहीं मिल रही है, एडुकेशन इतना नहीं हो पा रही है, डिजीज हो रखा है, ये सोसाइटी इन्होंने देखी। इन्होंने क्या बोला, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। Capitalist owned the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by workers. कैपिटलिस्ट है, इन्होंने इंडस्ट्री खोल दी, इंडस्ट्री में वर्कर्स लगे हैं, काम कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट काम कर रहे हैं, नहीं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोग देंगे, प्रॉफिट करवाएंगे, प्रॉफिट कराएंगे किसका, अपना, अपना प्रॉफिट कराएंगे, नहीं, इसका प्रॉफिट कराएंगे। सबको समझ में आ रहा है ये चीज, सबको समझ में आ रही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सबको समझ में आया। काम कौन कर रहा है, प्रॉफिट कौन कमा रहा है, और किसके द्वारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, अल्टीमेट प्रॉफिट किसको मिल रहा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। वर्कर की कंडीशन इंप्रूव तब तक नहीं हो सकती है जब तक ये प्रॉफिट केवल और केवल कैपिटलिस्ट क्लास कॉन्सेंट्रेट करता जा रहा है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये वर्कर्स को इस पूंजीवाद कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उखाड़ फेंकना होगा। फिर से सुनो, यह है कैपिटलिस्ट क्लास, इसने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कंपनी का कस के प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट करवा रहे हैं वर्कर्स, लेकिन किसको जा रहा है, ये कैपिटलिस्ट क्लास को जा रहा है। वर्कर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको प्रॉफिट का शेयर कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये बात है, ये है जिसके खिलाफ कार्ल मार्क्स ने बोला। सो मार्क्स बिलीव्ड to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. तो मार्क्स का यह मानना था कि वर्कर्स को फ्री होना पड़ेगा इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट जो हो रहा है शेयर वर्कर्स के साथ नहीं कर रहे हैं। तो इनकी जो ऐसी दुर्दशा कर दी है, ये दुर्दशा करने वाला कौन है, कैपिटलिस्ट क्लास है। तो वर्कर्स को, सबको इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से दूर होना पड़ेगा और एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जहां पे जो प्रॉपर्टी है, जहां पे इंडस्ट्री खड़ी करी हुई है और जो इंडस्ट्री भी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो
सोशली कंट्रोल्ड हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये होगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्यून, ये कम्युनिस्ट बना हुआ है शब्द कम्यून से, so, जो सबको बिलोंग करे। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. इनका मानना था कि वर्कर्स जीत जाएंगे कैपिटलिस्ट से, इन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। A communist society was the natural society of the future. इनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की। एक्चुअली इन्होंने एक पूरी एक साइकिल दी थी सोसाइटी को लेके। सोशियोलॉजी किसी का ऑप्शनल है, उसको पता होगी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है किसी का, उन्होंने इस चीज को पढ़ा होगा। सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक फ्यूडल सोसाइटी आई थी। फ्यूडल सोसाइटी जमींदार वगैरह कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सरकार कंट्रोल करेगी। एक यूटोपियन सोसाइटी की कामना करी थी, यूटोपियन सोसाइटी की कामना करी थी। अल्टीमेट मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ऐसी कामना इन्होंने करी थी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. 1870 आते आते जो सोशलिस्ट आइडियाज थे यूरोप में बहुत ज्यादा फैल चुके थे। तो अलग अलग लेवल पे जो इंडिविजुअल्स थे उनको लगा कि सबको एक पटल पे आने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो एक इंटरनेशनल बॉडी बनती है जिसका नाम है सेकेंड इंटरनेशनल, सोशलिस्ट्स की। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and working condition. दोस्तों ये जो मार्क्स की जो विचारधारा है ये वर्कर क्लास के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वही थ्योरी उनके लिए ही बेसिकली दी गई थी, बाद में फिर अलग अलग जगह लगाई गई हैं। तो वर्कर्स, आप लोग समझ रहे हो, यूरोप की सोसाइटी में वर्कर्स डोमिनेट, मतलब बड़े नंबर में थे। नंबर वाइज अगर बात करी जाए बहुत ज्यादा थे। हर किसी ना किसी फैमिली का कोई ना कोई काम वर्कर, एज अ वर्कर इंडस्ट्री में काम कर रहा था। ये बहुत कॉमन नॉर्म था उस टाइम पे। तो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी दे बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, जो अभी तक अपने अधिकारों की बात नहीं किया करते थे, उन्होंने अब क्या किया, एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। काहे के लिए? दे फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। दे सेट अप फंड्स, फंड्स बनाने लग गए, पूंजी, टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। अब ये सब डिमांड देखो करने लग गए, हमें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, हमारे वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। इन जर्मनी these association worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. जर्मनी में तो बताइए कि एक पार्टी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो इनके अधिकारों के लिए बोला करती थी। उसको तो यहाँ तक इन्होंने पार्लियामेंट में सीटें तक दिलवा दी थी। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट formed a labor party in Britain and socialist party in France. दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबकी कहानी अभी एक साथ चल रही है, तो कंफ्यूज ना होना, बहुत ही जनरल लेवल पे बात कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है, बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, इन लोगों ने पार्टी बना ली। ब्रिटेन में आई लेबर पार्टी, आज भी है क्या ये लेबर पार्टी ब्रिटेन में? सुना है आप लोगों ने? आज भी है क्या ये पार्टी? फ्रांस में आई सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस में आई सोशलिस्ट पार्टी। तो देखो लेबर पार्टी, इसके पीछे कैसी विचारधारा है? सोशलिस्ट। फ्रांस में आ गई पार्टी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप।
पार्टी तो बना ली है, कुछ सीटें आपकी मिल भी गई हैं पार्लियामेंट में, लेकिन क्या आप सरकार बना लिए हो कहीं पे? नहीं, सरकार नहीं बना पाए लोग. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a new government in Europe. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals, and radicals. समझ में आ गया सबको? अभी भी इनके मतलब ये बताया जा रहा है 1914 तक गवर्नमेंट तो नहीं बना पाए ये लोग, लेकिन जो कानून आ रहे थे उस पे इनकी विचारधारा का टच था. लेकिन इस समय तक भी the governments continue to be run by conservatives, liberals and radicals. The Russian Revolution. अब यहाँ आएंगे जार. रशियन रिवॉल्यूशन. तो एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया आप लोग के लिए, बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, क्या विचारधारा है, किसने क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. सो रशियन रिवॉल्यूशन. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. In one of the least industrialized, ये ध्यान दीजिए, in one of the least industrialized, मतलब अगर इंडस्ट्रियलाइज नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा होगा उस सोसाइटी में? एग्रीकल्चर. दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो या एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हो. तो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. मतलब क्या कह रहा है? Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत 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 इंपॉर्टेंट इवेंट है. बहुत आराम से आप समझिएगा, कोर कंटेंट है ये. इस बार के पेपर में देखिए कैसे कैसे चीजें पूछी गई हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप भी कुछ चीजों के लिए तैयार रहिएगा. उनमें से रशियन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रशियन रिवॉल्यूशन तो हुआ क्या? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया. जो सरकार थी रशिया में, रशिया की बात हो रही है, इट इज वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट एट दैट टाइम. ना ज्यादा रशिया में कुछ वो नहीं हो रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर पे ही सब ज्यादा डिपेंड थे, बार्टर सिस्टम और यही सब चल रहा था एक तरीके का. तो द फॉल ऑफ द मोनार्की इन फरवरी 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. How did this come about? What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. जैसे दिखाते नहीं है 2 years ago, 5 years ago. तो अभी रशियन रिवॉल्यूशन आपको ऐसे लाइव पिक्चर में, अब इससे पीछे की कहानी सुनो क्या हो रखा था. 1914 में देखते हैं रशिया को. In 1914, Tsar Nicholas II, he ruled Russia and its empire. इनकी फैमिली ही कई दशकों से जो है यहाँ पे रूल कर रही थी. तो 1914 में कौन था? जार निकोलस II. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. यस प्रज्ञा. और इसके साथ साथ और भी इवेंट्स हैं, तो कंबाइंड उनको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं. तो अगर अक्टूबर रिवॉल्यूशन आए तो आपको रशियन रिवॉल्यूशन के ही बारे में लिखना है. ठीक है, अभी इसमें और आएंगे इवेंट्स. तो आज के टाइम का इनका जो रशिया है, जहाँ पे इनका साम्राज्य, सो कॉल्ड साम्राज्य जो फैला हुआ है, देखो कहाँ कहाँ है. देखो रशियन एम्पायर कहाँ कहाँ बता रहा है. मॉस्को, मॉस्को तो है ही है. फिनलैंड, लातविया, लुथीनिया, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ पे जो बाल्टिक नेशंस मैंने एक बार पढ़ाए थे आप लोगों को एटलस में. यहाँ पे लातविया, लुथीनिया, स्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस. बहुत बड़ा एम्पायर है भाई, बहुत बड़ा एम्पायर. इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक
and comprise today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. बताइए. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestant, Muslims and Buddhists. बड़े पैमाने पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है रह रहे हैं यहाँ पे, बट कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी. कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में एक डिफरेंस बस ध्यान रखना, प्रोटेस्टेंट दे आर मोर लिबरल, दे आर मोर लिबरल क्रिश्चियंस. तो ये है भैया जार निकोलस टू इन द व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग, 1900. आई थिंक जार निकोलस टू बहुत ही कोई ठीक ठाक राजा नहीं था, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी नहीं. देखते हैं अभी. जार निकोलस टू इज नॉट अ पॉपुलर गाय. इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट. देखो अभी हम लोग ने ऊपर भी हमने बताया था. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists. About 85% of the Russian Empire population and they are living from agriculture. बताइए. 85%. नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज है रशियन रिवॉल्यूशन की, अगर किसी का सब्सक्रिप्शन हो या टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जरूर देखना. रशियन रिवॉल्यूशन नेटफ्लिक्स की सीरीज है. 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. 85%, ये बहुत होता है. दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. एक तो इतना बड़ा साम्राज्य, उसमें ज्यादातर सब किसानी कर रहे हैं, तो दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट कंट्रीज, 85%. फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40-50%. की इतना जो है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं. 40-50 चल रहा है कॉमन, लेकिन वहाँ तो 85% है. ज्यादातर जो जनता इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के कामों में इन्वॉल्व है. In the empire, cultivators produce for the market as well as for their own needs. मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने लिए भी. याद आ रहा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग, सबसिस्टेंस अपने लिए, एक तरीके कमर्शियल मार्केट में बेचने के लिए. एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. तो भैया इतने बड़े पैमाने पे जब हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी करेगा ग्रेन को. इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स. फाउंड इन पॉकेट्स का क्या मतलब है? जेब में नहीं पाई जा रही हैं. फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है एक इधर है, एक इधर है, एक इधर. इंटरस्पर्स्ड, इंटरस्पर्स्ड है, कंटिन्यू नहीं है यहाँ पे, इंटरस्पर्स्ड कहीं कहीं देखने को मिल जा रही है. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे. क्राफ्ट्समैन undertook much of the production but large factories existed alongside craft workshop. Craftsmen undertook much of the production. जो क्राफ्ट्समैन है ज़्यादातर इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जो लार्ज फैक्ट्रीज हैं क्राफ्ट्स वर्कशॉप के साथ साथ और भी लोगों को भी इन्वॉल्व कर रही है. तो इस क्राफ्ट वर्कशॉप भी है. क्राफ्ट वर्कशॉप का सिंपल ये मीनिंग है कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आयरन स्टील हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कोयला खदान वगैरह में काम कर रहे हैं, नए कुछ गुड्स बना रहे हैं, हैवी मशीनरी वगैरह मान लो. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network extended. अब रेलवे वाली बात आ गई. तो रशिया 1890 के टाइम पे अपना रेलवे को एक्सपैंड कर रहा था. बहुत, एक तो इतना बड़ा रीजन है तो वहाँ पे मूवमेंट रेलवे से ही पॉसिबल है. अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको ज़्यादा चीज़ें ले जानी है, लोगों को ले जाना है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, रशिया अपना रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा था. तो भी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होंगे. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. Coal production double, iron steel output quadruple. 4 गुना बढ़ गया iron steel output. By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. एक टाइम ऐसा आया जब जो क्राफ्ट्समैन थे और जो फैक्ट्री वर्कर थे वो लगभग एक लेवल पे हो गए इंडस्ट्रीज में. मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. ज्यादातर जो इंडस्ट्री हुआ करती थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियलिस्ट की हुआ करती थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क.
यहाँ पे सरकार बस क्या करती थी, सरकार सुपरविजन का काम करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, इतना सरकार ध्यान रखती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन वही चीज है, ब्राइबरी और ये सब दे दिया तो आप अनलिमिटेड काम कराओ वहां लोगों से, पैसा कम दो, कोई कुछ नहीं देखने आ रहा है, ब्राइबरी। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे was sometimes 15 hours compared to 10 or 12 hour in factories। तो यहाँ पे एक तरफ फैक्ट्रीज हैं, एक तरफ वर्कशॉप्स है। वर्कशॉप मतलब फैक्ट्रीज से छोटे लेवल पे हैं। तो जो जो यहाँ पे वर्कशॉप है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो और दयनीय स्थिति लोगों की हुआ करती थी। फैक्ट्रीज में तो चलो 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था, ये जो इससे छोटे लेवल पे काम कर रही थी वर्कशॉप, क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप, ये क्राफ्ट्समैन की, यहाँ पे तो लोगों को 15 घंटा उससे अधिक काम करना पड़ रहा था, बताओ। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। अब अकोमोडेशन की अगर बात करी जाए, तो जो लेबर्स को रहने के लिए जगह थी, वो कई जगह रूम थे, कई जगह डॉर्मेट्रीज थे। डॉर्मेट्रीज मतलब ओपन स्पेस जहाँ पे सब लोग एक साथ सो सकते हैं। तो ये देखिए, वर्कर स्लीपिंग इन बंकर्स इन डॉर्मेट्री इन प्री रिवॉल्यूशनरी रशिया। दे स्लेप्ट इन शिफ्ट्स एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम। शिफ्ट में सोया करते थे, एक शिफ्ट सुबह वाले वर्कर, एक शिफ्ट रात वाले वर्कर, ये चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब क्लास का क्या है कि बताते हैं आपको क्या रहेगा क्लास का, क्योंकि अब 3 दिन तक हम अवेलेबल हो नहीं पाएंगे। पंकज, अब ये आपका है ना, अब हम अगर सबका कंसिडर करने लग जाएंगे तो हमको कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। समझो, मेरी भी हालत समझो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्केड्यूल मेरा ऐसा रहता है। तो हाँ, हम कह रहे हैं 3 दिन तक क्लासेस नहीं ले पाएंगे। 29 को इंटरव्यू है मेरा, कल मैं निकल जाऊंगा मॉर्निंग में इलाहाबाद के लिए। तो ठीक है, आज क्लास है, स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे, वहाँ पे आ जाइएगा। 1 बजे कोई क्लास नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, आपकी क्लास है, आप आइएगा 12 बजे। ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर वगैरह देख लेना वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल कैसे आए हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आप लोग जब कोई कंटेंट वगैरह पढ़ो तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।